हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ब्लड के सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज 29 सेशन है हमारा और ब्लड कोएगुलेशन का जो मेन टॉपिक है, यानी जो पूरा कास्केड है, पूरा सिस्टम, वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, ये वीडियो देखने से पहले आप एक तो वो वीडियो देखो जिसमें हमने प्लेटिलेट्स के बारे में बात की है। हमने बात की है, वीडियो का नाम होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटिलेट्स, ठीक है, या फिर फंक्शंस ऑफ प्लेटिलेट्स। एक तो वो वीडियो देखो और उसके बाद देखो आप ब्लड कोएगुलेशन का पहला वाला वीडियो, ठीक है। उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो देखो, तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम काफ़ी बेसिक्स वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सब बेसिक्स को समझकर ही अब हम यहाँ पर डिटेल में ब्लड कोएगुलेशन का पूरा रिएक्शन यहाँ पर समझने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी हीमोस्टेसिस की, अगर आपने देखा हो वीडियो, कि जब भी कोई इंजरी या ट्रॉमा होता है तो सबसे पहले होता है उसका वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि जो ब्लड वेसल है उसका वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। फिर वहाँ पे होगा प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन, ताकि टेम्परेली या ब्लड का जो है वो लॉस कम किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ब्लड कोएगुलेशन, यानी कि अल्टीमेटली क्लॉट का फॉर्मेशन कर देना। ये पिक्चर भी हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह से सेकंड स्टेप में जो प्लेटिलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे जितने भी ब्लू सेल्स हैं ये सब प्लेटिलेट्स हैं। ये प्लेटिलेट्स इस इंजर्ड पार्ट में आकर अच्छे से एक प्लग बना लेते हैं यहाँ पे। और एंड में जब क्लॉट फॉर्मेशन होता है तब फिब्रिन नाम का एक फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और ये फिब्रिन जहाँ चारों तरफ एक मैशवर्क बना देगा जो इसको अच्छे से यहाँ पर पूरे एरिया को कवर अप कर लेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लड का क्लॉट होना। दिस इज ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का कोएगुलेशन। यानी अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है, लास्ट में फिब्रिन बनाना है। फिब्रिन बनाते ही अपना काम हो जाएगा। तो अब ये फिब्रिन कैसे बनेगा वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, मैं आपको एक बार इसका एक ग्रॉस व्यू दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसको और ज़्यादा डिटेल में लेंगे, ठीक है। शुरू करते। देखो, ब्लड कोएगुलेशन के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की, जो मैं पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जो टोटल फैक्टर्स थे वो सब हमने स्टडी किए, उनका नाम क्या है, सोर्स क्या है, वो सब कुछ हमारे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। अब वहाँ से उन इन्फॉर्मेशन को सीधा यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे, और सबसे पहले ब्लड कोएगुलेशन करने के लिए हम बनाएंगे एक एंजाइम जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। एंजाइम का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर कुछ बुक्स में इसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर लिखा है। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, कुछ बुक्स में इसको नाम दिया गया है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब इसका नाम देखो आप, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला। प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज एक ऐसा एंजाइम जो प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करके उसको एक्टिवेट करेगा, और जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा तब बनेगा थ्रोम्बिन। क्लियर? तो प्रोथ्रोम्बिनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमें बनाना है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये सबसे पहला स्टेप है ब्लड कोएगुलेशन का। सबसे पहला स्टेप प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन। अभी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो पाथवे से बन सकता है, दो अलग अलग पाथवे इसको बनाने के, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। इन दोनों पाथवे से हम इस एक्टिवेटर को बना सकते हैं। अब ये दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या है, क्यों ऐसा नाम पड़ा, उसकी हम बात करते हैं। इसको आप ऐसे समझो जैसे ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, और ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ब्लड वेसल में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंजरी हुआ है, यहाँ पे इंजरी हुआ, ये इंजरी वाला पोर्शन है इसका, ठीक है। और इस इंजरी में जो आसपास का जो टिश्यू है, कैपिलरी है तो उसके आसपास टिश्यू तो होगा ही, ब्लड वेसल के आसपास टिश्यू भी डैमेज हुआ है, समझो, है ना। ये टिश्यू डैमेज हुआ है यहाँ पर। अब इसको आप अच्छे से समझना। पहले मैं बात करता हूँ डैमेज्ड टिश्यू की। जो टिश्यू डैमेज हुआ है वो डैमेज्ड टिश्यू जिस पाथवे से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाएगा वो है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक क्यों बोला? क्योंकि ये पाथवे एक्टिवेट होता है ब्लड वेसल के बाहर से। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर, ब्लड की क्लॉटिंग ब्लड वेसल के बाहर से चालू हुई, इसलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे। और अगर यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन ब्लड वेसल के अंदर की तरफ से अगर किसी ने किया है, जैसे कि डैमेज्ड प्लेटिलेट्स या ये एक्सपोज्ड कोलेजन, है ना। हमने, अगर आपको याद हो तो जो प्लेटिलेट्स के फंक्शंस देखे थे उसमें हमने कहा था कि जब इंजरी होती है एंडोथेलियम की, तो उसके जो एंडोथेलियम के नीचे की तरफ जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे सब एंडोथेलियल कोलेजन कहा जाता है, वो सब एंडोथेलियल कोलेजन एक्सपोज होता है जो प्लेटिलेट्स को एक्टिवेट करता है। यानी कि एक ऐसा पाथवे जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेशन का फॉर्मेशन
विद इन दी ब्लड वेसल से हुआ है, यानी ब्लड वेसल के अंदर से, उस पाथवे को हम नाम देंगे इंट्रिंसिक पाथवे। यानी अगर शुरुआत प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने की शुरुआत ब्लड वेसल के अंदर से हुई तो इंट्रिंसिक पाथवे, और ब्लड वेसल के बाहर जो डैमेज्ड टिश्यू है उससे हुआ तो एक्सट्रिंसिक पाथवे, इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। तो इन दोनों पाथवे से अल्टीमेटली बनेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में, है ना। अब देखो आपको नाम समझ में आ रहे होंगे, आपने प्रो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये प्रो एंजाइम के लिए वर्ड यूज़ होता है प्रो। तो प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिवेशन के बाद क्या बनेगा, थ्रोम्बिन। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये फर्दर फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। देखो एंड प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना था, फिब्रिन। अब ये फिब्रिन जाकर जो हमारा प्लेटिलेट प्लग है उस प्लेटिलेट प्लग के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क बना देगा। ये इमेज SEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है। ये 900 टाइम्स जूम अप किया गया है इसको। तो आप देखो ये जो येलो फाइबर्स दिख रही है ये फिब्रिन है, और इस फिब्रिन में ट्रैप हुआ एक रेड ब्लड सेल। तो जब ये ट्रैप बनता है तो इस ट्रैप में जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, RBCs, WBCs, प्लेटिलेट्स, ये सब के सब इसमें आकर ट्रैप हो जाते हैं। फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हुआ, फिब्रिन में। ये हमारा एंड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक बार वापस बताता हूँ। सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे की वजह से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा, यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके बनाएगा थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में। अब फिब्रिनोजन पहले से प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो क्यों फिब्रिनोजन जो पहले से प्लाज्मा में प्रेजेंट था वो नॉर्मली फिब्रिन में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, क्योंकि थ्रोम्बिन नहीं होता। थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, इसलिए नॉर्मली फिब्रिन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। दूसरा, फिब्रिन एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है। फिब्रिन एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है, तो ये आराम से फाइबर्स बना लेता है, जबकि फिब्रिनोजन सोल्यूबल है, ये प्लाज्मा में सोल्यूबल फॉर्म में रहता है। तो जब ये प्लाज्मा में सोल्यूबल फॉर्म में है तो ये थ्रेड्स तो बना ही नहीं सकता। रिमेंबर, कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमेशा फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं होते। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसलिए ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है कुछ बुक्स में, क्योंकि इसके पास फाइबर्स नहीं है, लेकिन ये फाइबर्स का फॉर्मेशन करता है ब्लड क्लॉटिंग के वक्त। तो ये इसलिए फिब्रिन इंसोल्यूबल है और फिब्रिनोजन सोल्यूबल है। तो पाथवेज जो है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का जो पूरा कास्केड है, इसको हम कास्केड बोलते हैं। क्या कहते हैं, कास्केड। कास्केड वर्ड का भी मतलब बता देता हूँ मैं आपको। कास्केड का मतलब होता है जैसे कोई भी प्रोसेस ऐसा हो जिसमें एक ने दूसरे को एक्टिवेट किया, दूसरे ने तीसरे को एक्टिवेट किया, तीसरे ने चौथे को एक्टिवेट किया, एक सीरीज चलती रहती है सीक्वेंस में, उसको कास्केड कहा जाता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग कास्केड रहता है। 3 स्टेप होंगे बेसिकली। कौन कौन से 3 स्टेप? सबसे पहले स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और तीसरे स्टेप में फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लड कोagulation होगा। अब हम डिटेल में लेंगे ये सब चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सर हमने पढ़ा क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में कि क्लॉटिंग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे तो मुझे कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स दिख ही नहीं रहे, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम उसका नाम लिख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पहले 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? फिब्रिनोजन। तो ये लो, ये आपका क्लॉटिंग फैक्टर 1, सबसे पहला क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन, है ना। ये इनके मेन रोल्स बता देता हूँ मैं आपको, क्लॉटिंग फैक्टर्स फर्स्ट। सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर FPT, P इज फॉर प्रोथ्रोम्बिन, ये रहा सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर, ये लो प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और चौथा कैल्शियम, कैल्शियम की भी अब हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मेन कौन कौन से हैं? फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये लो यहाँ पर यही है मेन। तो ये 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स की अब हम बात किया। अब हम चलते हैं पाथवेज की तरफ। तो देखो यहाँ पर टोटल 3 पाथवे हमें स्टडी करने हैं, जो हम लोग अभी डिटेल में लेंगे। पहला है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ने मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया। इसके बाद का जो पूरा पाथवे है ये है कॉमन पाथवे, क्योंकि ये कॉमन रहेगा, चाहे इंट्रिंसिक से शुरुआत हो या एक्सट्रिंसिक से शुरुआत हो, अल्टीमेटली जो पाथवे चलेगा वो कॉमन पाथवे कहलाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग का अगर हम एक डेफिनेशन देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स कास्केड है एंजाइमेटिक रिएक्शंस का, इन विच ईच क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट्स मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द नेक्स्ट वन। यानी हर क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस की प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करेगा।
है ना। ये तो केवल ग्रॉस लिया, अभी हम और डिटेल में जाएंगे तो आपको ये कास्केड और डिटेल में समझ में आएगा। चलिए मैं बात करता हूँ एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरुआत कौन करेगा, उसको शुरुआत करेगा, इसकी शुरुआत होगी ब्लड वेसल के बाहर से, यानी जो टिश्यू डैमेज हुआ है बाहर का वहाँ से। तो देखो टिश्यू ट्रॉमा हुआ है ना, जब टिश्यू ट्रॉमा होगा तो सेल्स टिश्यू के डैमेज्ड होंगे, तो डैमेज्ड सेल्स हैं ये डैमेज्ड सेल्स एक बनाते हैं प्रोटीन जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और कुछ बुक्स में इसको लिखा है टिश्यू फैक्टर। डैमेज्ड सेल क्या बना रहे हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर। अगर आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स ढंग से पढ़े हो तो आपको पता होगा ये क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3 है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लॉटिंग फैक्टर 3 थर्ड जो है उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 3 की बात करें हम लोग, ठीक है। अब ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स का। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। तो जब ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टीटीपी रिलीज होता है, इसको टीटीपी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर टीएफ कहते हैं। तो जब ये टीटीपी रिलीज होता है तो ये टीटीपी सबसे पहले तो 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ देखना आप, ये जो 10th फैक्टर है और यहाँ जो ए लिखा है, ए का मतलब है एक्टिवेटेड, 10th ए का मतलब क्या हो गया, एक्टिवेटेड 10th फैक्टर। और इसके लिए इसे ज़रूरत पड़ेगी फैक्टर नंबर 7 की। तो ये जो अलग अलग फैक्टर्स का रोल मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो एक ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली फैक्टर 7 की हेल्प से 10th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। फिर अल्टीमेटली 10th फैक्टर कैल्शियम यानी कि 4th फैक्टर, कैल्शियम यानी कि 4th फैक्टर और 5th फैक्टर की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिव करता है। 10th एक्टिवेटेड 10th जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है, जो है प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन करता है, उसके लिए उसको इसी ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मदद भी मिलती है। यानी ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, 2 काम कर रहा है। एक तो 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है और फिर 10th फैक्टर जो है उसके और 5th फैक्टर और 4th फैक्टर कैल्शियम की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिनेज का भी फॉर्मेशन करवाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमने कौन कौन से फैक्टर्स की बात की, एक बार वापस देखें तो सबसे पहले मैंने बात की टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3, यहाँ आ गया फैक्टर नंबर 10th, ये रहा फैक्टर नंबर 7th, फैक्टर नंबर 5th, फैक्टर नंबर 4th। कैल्शियम कौन सा फैक्टर होता है, 4th फैक्टर। तो आप देखो यहाँ पर तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर, 5वां फैक्टर, 7वां फैक्टर, 10th फैक्टर और 7वां फैक्टर, ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके इस तरह का पूरा एक्सट्रिंसिक पाथवे बनाते हैं। ये मैं आपको फैक्टर वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझे इस तरह के इमेजेस भेज के कहते हैं कि सर इसमें तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे है फैक्टर्स, तो उनको फैक्टर्स के नेम याद नहीं रहते, इसलिए वो इस तरह का गलती कर बैठते हैं। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन 3rd फैक्टर को ही कहते हैं, कैल्शियम 4th फैक्टर का नाम है। तो हमने अल्टीमेटली क्या बना दिया, प्रोथ्रोम्बिनेज, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेटर। हमने कहा था चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो या इंट्रिंसिक पाथवे हो, एंड में बनेगा प्रोथ्रोम्बिनेज। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन इनिशिएट कौन करता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू फैक्टर, जो कि रिलीज होता है इंजर्ड टिश्यू के द्वारा। तो ये इंजर्ड टिश्यू से रिलीज होता है। अब बिकॉज ये इंजर्ड टिश्यू ब्लड वेसल के बाहर है, इसलिए इस पाथवे का नाम हमने रख दिया एक्सट्रिंसिक पाथवे, है ना। एक्सट्रिंसिक पाथवे कोई बहुत लंबा चौड़ा कास्केड है नहीं, है ना, सिंपल से स्टेप्स है 1-2, और ये बहुत फटाफट होता है बिकॉज कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, है सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसलिए कुछ सेकंड्स में फटाफट एक्सट्रिंसिक पाथवे शुरू हो जाता है। अब टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है लाइपोप्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे यानी कि बाहर का जो टिश्यू है, समझो वो डैमेज हुआ ही नहीं, टिश्यू डैमेज हुआ ही नहीं, डैमेज हुआ केवल और केवल ब्लड वेसल, है ना। तो जब केवल ब्लड वेसल डैमेज हुआ तब जो पाथवे काम करता है वो है इंट्रिंसिक पाथवे। बाकी देखो मैक्सिमम ट्रॉमा के केसेस में अगर हम बात करें या मैक्सिमम इंजरी के केसेस में बात करें तो ब्लड वेसल और टिश्यू दोनों ही डैमेज होते ही होते हैं, है ना। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं जिसमें समझो अंदर ब्लड वेसल में ही कोई दिक्कत हो गई, है ना, तो वहाँ से जो अब क्लॉटिंग का पाथवे शुरू होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो जब ब्लड वेसल डैमेज होगी, है ना, इस बारे में हमने देखो इसको अगर और अच्छे से समझना है तो प्लेटलेट्स वाला वीडियो देखो आप, है ना, वो एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स जो हमने डिस्कस किया है, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, उसको देखो, उसको देखने के बाद इसको देखना आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत चीज़ें आराम से आपको क्लियर
हो जाएगी। ब्लड वेसल डैमेज हुई यानी एंडोथेलियम डैमेज हुआ, ब्लड वेसल की कैपिलरी को ब्लड वेसल की एपिथेलियम को एंडोथेलियम कहा जाता है। तो एंडोथेलियम डैमेज होगा, एंडोथेलियम डैमेज होगा तो उस एंडोथेलियम के नीचे जो सब एपिथेलियल कोलेजन है वो कोलेजन भी क्या हो गया, एक्सपोज। ये कोलेजन है, यहाँ पे कोलेजन का हुआ एक्सपोजर। जैसे ही कोलेजन का एक्सपोजर हुआ प्लेटलेट्स जाकर वहाँ पर अडियर हो जाएंगे, है ना। हमने देखा था पूरा, हमने ये सिस्टम पढ़ा है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कि प्लेटलेट्स वहाँ जाकर अडियर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस अडियरेंस में हेल्प करता है। मैं उसका शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ आपको, VWF, है ना। ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। तो जब कोलेजन एक्सपोज होंगे तो प्लेटलेट्स जाकर वहाँ पे अडियर होंगे, प्लेटलेट्स जब अडियर होंगे तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होने के बाद और भी ज़्यादा प्लेटलेट्स को वहाँ पे एग्रीगेट करेंगे और उसके साथ साथ में प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करेंगे और उसके साथ साथ में रिलीज करेंगे फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, फॉस्फोलिपिड रिलीज हो रहा है प्लेटलेट्स के थ्रू। जैसे ही एंडोथेलियम डैमेज होगा, देखो ब्लड प्लाज्मा में फैक्टर 12 प्रेजेंट है पहले से ही, फैक्टर 12 प्लाज्मा में पहले से प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो एक्टिवेटेड नहीं होता। वो एक्टिवेट तभी होगा जब वो एक डैमेज्ड एंडोथेलियम के कांटेक्ट में आएगा। वो एंडोथेलियम डैमेज होगा, कोलेजन एक्सपोजर होगा, तब जाकर 12th फैक्टर एक्टिवेट होता है। और ये 12th फैक्टर एक्टिवेट होकर क्या बना देता है, एक्टिवेटेड 12th फैक्टर। ए मीन्स 12th ए। अब आप जाओ पिछले वीडियो में और 12th फैक्टर का नाम देखो एक बार अच्छे से। तो जो 12th फैक्टर के नाम है अलग अलग, उसमें से एक नाम है कॉन्टैक्ट फैक्टर। क्या नाम दिया है, कॉन्टैक्ट फैक्टर। तो इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा एक डैमेज्ड एंडोथेलियम के, तब ये एक्टिवेट होगा, इसलिए इसको नाम दिया गया कॉन्टैक्ट फैक्टर। एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने के बाद 12th फैक्टर 11th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेटेड 11th फैक्टर 9th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और ये एक्टिवेटेड 9th फैक्टर 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। अभी आप देखो ये जो 10th फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी 10th फैक्टर ही प्रोथ्रोम्बिनेज बना रहा था। आप देखो ये 10th फैक्टर एक्टिवेट होगा फॉस्फोलिपिड से यहाँ पर 5th की हेल्प से और कैल्शियम की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिनेज बना रहा है। सेम आप एक्सट्रिंसिक पाथवे में देख लो, आप 10th फैक्टर एक्टिवेट होगा, कैल्शियम 5th की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिनेज बनाया, यहाँ पे भी कौन आ गया, फॉस्फोलिपिड। तो अगर आपने एक्सट्रिंसिक पाथवे याद कर लिया है एक तरह से, तो इंट्रिंसिक पाथवे में भी एंड में यही सीक्वेंस फॉलो होता है। 10th वाला फॉस्फोलिपिड 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और बाद में यही फॉस्फोलिपिड 10th एक्टिवेटेड 10th फैक्टर के साथ और 5th फैक्टर के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है। यहाँ पे भी यही सीन है, यानी कि 10th फैक्टर दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब बस ये है कि इंट्रिंसिक पाथवे में 10th फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक और सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, और ये भी टफ नहीं है। अगर आप गौर से इसको देखोगे तो फैक्टर 12, हालांकि रोमन नंबर्स में लिखना चाहिए, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, पर ये आपको याद कराने के लिए लिख रहा हूँ। 12, 11, 10, 9, इसको ऐसे याद कर लो भाई। 10th फैक्टर तो बाद में आएगा ना, 10th फैक्टर तो प्रोथ्रोम्बिनेज से जस्ट पहले आएगा। तो ये सीक्वेंस देख लो, 12, 11 और 9 और 10, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, कुछ टफ नहीं है। तो आप देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे अगर अच्छे से देखोगे तो करीब करीब हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं फॉर्मेशन में। तो इस तरह से इंट्रिंसिक पाथवे होता है। अब ये एक्सट्रिंसिक से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और बिकॉज ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कुछ सेकेंड्स में हो जाता है, इंट्रिंसिक पाथवे टेक मिनट्स। अब एक्टिवेटर्स आर आइदर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड और कंटेन्ड विद इन ब्लड, है ना। ये किसकी वजह से एक्टिवेट हुए, ये एक्टिवेट हुए इस ब्लड वेसल के एंडोथेलियल डैमेज की वजह से। आउटसाइड टिश्यू डैमेज की इसको ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक पाथवे नाम दिया गया है। जैसे ही फैक्टर 12 कोलेजन फाइबर्स के कांटेक्ट में आता है, वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए इसको कॉन्टैक्ट फैक्टर कहा जाता है। अब नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे ये ब्लड वेसल है ना, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। नॉर्मल ब्लड वेसल में अंदर की तरफ एंडोथेलियम है, ये पूरा, ये एंडोथेलियम पूरा, ये एंडोथेलियल सेल्स। तो कोलेजन कहीं पे एक्सपोज्ड ही नहीं है। तो जब कोलेजन कोई एक्सपोज्ड है ही नहीं तो फैक्टर 12 कोलेजन के कॉन्टैक्ट में आ ही नहीं रहा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे डैमेज होता है, ये एंडोथेलियल डैमेज होगा, इसके नीचे जो कोलेजन है वो एक्सपोज होगा, फैक्टर 12 उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, और कॉन्टैक्ट में आते ही फैक्टर 12 क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, ठीक है। अब ये तो हो गया विद इन बॉडी। अब हम बात करते हैं कि जब हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना ब्लड टेस्ट करना हो, तो हम ब्लड टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिरिंज लेते हैं,
नीडल से ब्लड बाहर निकाला और उसको डालते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब में। तो जैसे ही वो टेस्ट ट्यूब में जाता है तो उसके अंदर जो फैक्टर 12 है वो ग्लास के कांटेक्ट में आता है। कोई भी कलेक्शन ट्यूब है वो ग्लास की बनी रहती है, तो जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आता है फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है, तब जाकर ब्लड का इंट्रिंसिक पाथवे जो है चालू हो जाता है ग्लास के कांटेक्ट में आने की वजह से। इसलिए अगर आप फैक्टर 12 को देखोगे तो इसका एक और नाम है ग्लास फैक्टर। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब की ग्लास के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से भी एक्टिवेट होता है, या फिर इसका दूसरा नाम कॉन्टैक्ट फैक्टर जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इसीलिए इनके इस तरह के अलग अलग नाम जो है रखे जाते हैं। तो ये था एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। अब हम बात करते हैं कॉमन पाथवे, यानी चाहे एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक हो, इन दोनों का ही एंड रिजल्ट तो क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेज। तो ये फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जैसा हमने अभी पढ़ा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। कितना इजी है देखो सब कुछ। प्रोथ्रोम्बिनेज नाम से समझ में आ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने वाला। फिर ये थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। ये फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो गया फिब्रिन में, ठीक है। ये फैक्टर नंबर लिखा है, प्रोथ्रोम्बिन सेकंड फैक्टर है और फिब्रिनोजन फर्स्ट फैक्टर है, ये नंबर लिखा है। अब फिब्रिनोजन जब फिब्रिन में कन्वर्ट हुए तब ये थोड़े लूज फिब्रिन थ्रेड्स की तरह रहते हैं, लूज थ्रेड्स की तरह होते हैं। अब इन लूज थ्रेड्स को और टाइट करना, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 13th फैक्टर की, 13th फैक्टर की, जो रिलीज खुद थ्रोम्बिन ही करता है। यानी थ्रोम्बिन की हेल्प से थ्रोम्बिन जो है 13th फैक्टर को एक्टिवेट करता है। आप देखना 13th फैक्टर के बारे में पिछले वीडियो में जाके, 13th फैक्टर का नाम हमने रखा है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर जो फिब्रिन को स्टेबलाइज कर दे क्लॉट में। इनिशियली फिब्रिन कैसा है? लूज फिब्रिन थ्रेड्स है, उनको स्टेबलाइज करने का काम, उनको स्ट्रेंथन करने का काम किसने किया? 13th फैक्टर ने। इसलिए इसको नाम दिया गया है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, और ये भी इसका पुराना नाम है। आजकल इसको कहा जाता है फिब्रिनेज। ये एंजाइम है बेसिकली एक, तो नाम क्या रख दिया? फिब्रिनेज, यानी फिब्रिन को स्ट्रेंथन करने वाला फैक्टर एंजाइम, इसलिए इसका प्रॉपर नेम है फिब्रिनेज। तो 13th फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो थ्रोम्बिन से एक्टिवेट होता है। यानी यहाँ पे थ्रोम्बिन के दो काम हो गए, एक तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना, और 13th फैक्टर को एक्टिवेट करने का भी काम किसका है? थ्रोम्बिन का ही रहता है। इनफैक्ट थ्रोम्बिन का एक और फंक्शन है जो हम लोग थोड़ी देर में आपको मैं एंड में और बताऊंगा। तो थ्रोम्बिन के 3 फंक्शंस आपको याद करने हैं, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना और 13th फैक्टर को एक्टिवेट करना, जो बाद में उस लूज फिब्रिन थ्रेड्स को रीइंफोर्स करेगा, उसको और स्ट्रेंथ देगा, है ना, उसको एक स्टेबल क्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से कॉमन पाथवे से फिब्रिन से जो है क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से क्लॉट बनने के बाद एक कंप्लीट मैशवर्क तैयार हो गया, एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बन गया वहाँ पर इंजर्ड एरिया में, और इस जालीनुमा इस नेट में आकर आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स सब मिलेंगे आपको ब्लड क्लॉट में। अब जब भी ब्लड क्लॉट का पिक्चर देखोगे, ये देखो, ये ब्लड क्लॉट का पिक्चर, ये ब्लड क्लॉट का पिक्चर, आरबीसीज ही आरबीसीज है। हालांकि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज का कोई रोल नहीं है इसमें, लेकिन इस मैशवर्क में आके सारे के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप हो ही जाते हैं। और बिकॉज आरबीसीज मैक्सिमम है हमारे ब्लड में, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आरबीसीज ही आरबीसीज आपको हर जगह दिखते हैं। और यही रीज़न है कि ब्लड क्लॉट भी रेड कलर का रहता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आरबीसीज ही ट्रैप होकर रहते हैं। तो कॉमन पाथवे कहाँ से शुरू होगा? कॉमन पाथवे शुरू होगा प्रोथ्रोम्बिनेज के फॉर्मेशन से। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन पाथवे। प्लाज्मा कंटेन्स फैक्टर नंबर 13th। प्लाज्मा में एक फैक्टर नंबर 13th है जो कि प्लेटलेट्स द्वारा ही रिलीज किया जाता है। क्लॉट में फंसने के बाद प्लेटलेट्स फैक्टर 13th को रिलीज करते हैं, और केवल प्लेटलेट्स नहीं रिलीज करते, फैक्टर 13th पहले से भी प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और प्लेटलेट्स बाद में उनको और भी रिलीज करते हैं, जो इस फिब्रिन को और ज़्यादा स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार ये जो तीनों पाथवेज है उनको एक बार शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझा दूँ, ठीक है। एक तरह का रिवीजन हो जाएगा आपका और चीज़ें रीइंफोर्स हो जाएगी आपके माइंड में। तो ब्लड कोआगुलेशन के 3 स्टेजेस रहते हैं, ठीक है। एंड में मैं आपको थ्रोम्बिन का एक और काम भी बताऊँगा, तो ये देखना है आपको। ब्लड कोआगुलेशन के 3 स्टेजेस। अगर एक्टिवेशन यानी शुरुआत ब्लड वेसल के अंदर से हुई तो इंट्रिंसिक पाथवे, मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ। शुरुआत टिश्यू से हुई तो एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो टिश्यू डैमेज हुआ है उस डैमेज्ड टिश्यू द्वारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन टीटीपी रिलीज किया जाता है, जो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड है। 7th फैक्टर की हेल्प से ये 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा।
10th फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद 4th फैक्टर कैल्शियम और 5th फैक्टर की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करता है। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे ब्लड वेसल के अंदर से शुरू होगा। एंडोथेलियम डैमेज हुआ, कोलेजन एक्सपोज होगा। एक्सपोज्ड कोलेजन से आकर प्लेटलेट्स अडियर हो जाएंगे। अडियर होने के बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगे। ये और भी बहुत सारे प्लेटलेट्स को अपनी तरफ खींचेंगे, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करेंगे और साथ साथ में रिलीज करेंगे फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड फिर बाद में 10th फैक्टर एक्टिवेटेड 10th फैक्टर की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे भी देखो यही काम है इसका, यहाँ पे भी यही काम है। जैसे ही कोलेजन के कांटेक्ट में आएगा हमारा कांटेक्ट फैक्टर यानी फैक्टर नंबर 12th, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये कर देगा बाद में 11th को एक्टिवेट, 11th बाद में 9th को एक्टिवेट कर देगा और 9th बाद में अल्टीमेटली 10th को एक्टिवेट करेगा। ये तो 10th फैक्टर एक्टिवेट हुआ और 10th फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद चाहे एक्सट्रिंसिक पाथवे हो या इंट्रिंसिक पाथवे हो, एंड में 10th फैक्टर ही एक्टिवेट हो रहा है। और ये एक्टिवेटेड 10th फैक्टर बाद में फैक्टर 5th कैल्शियम इनकी हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन करता है। फिर शुरू होती है सेकेंड स्टेज जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनाता है। फिर थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन में, और फिर लूज स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिन कैल्शियम और फैक्टर 13 यानी फिब्रिनेज की हेल्प से एक टाइट ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब फिब्रिनोजन से फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है तो ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। फिब्रिनोजन एक मोनोमर है, फिब्रिनोजन एक मोनोमर है और इसके पॉलीमराइजेशन से फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है। फिब्रिनोजन मोनोमर है, फिब्रिन पॉलीमर है। फिब्रिनोजन सल्यूबल है जबकि फिब्रिन जो है वो इनसल्यूबल है। तो ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं यहाँ पे ओवरऑल एक बार बात करता हूँ कि सारे के सारे फैक्टर्स की बात करता हूँ ना, फैक्टर का है ना। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला फैक्टर आपको मैंने कैसे याद करवाया था, मैंने बोला था आपको कि आपको याद करना है फटका या पटका। ये तो हो गए आपके पहले 4 फैक्टर, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। शुरू करते हैं हम लोग फिब्रिनोजन से। कहाँ है फिब्रिनोजन, तो ये रहा फिब्रिनोजन, ये पहला फैक्टर, ये सर्कल कर लेते हैं। मैं आपको एक साथ सारे फैक्टर्स बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर आएंगे आपका सेकंड फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन ये रहा आपका सेकंड फैक्टर। तीसरा फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये रहा थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये तीसरा फैक्टर। फिर चौथा फैक्टर है कैल्शियम, तो कैल्शियम तो मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ बिना कैल्शियम तो कोई काम हो ही नहीं रहा, इसलिए कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी में ब्लड क्लॉटिंग हैम्पर हो जाती है, ब्लीडिंग अरेस्ट होना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कैल्शियम आपको हर जगह दिख रहा है, ये फोर्थ। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ फैक्टर की, तो फिफ्थ फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फिफ्थ फैक्टर का है। ये देख लो आप, दोनों जगह फिफ्थ फैक्टर आपको मिल जाएगा। फिर सिक्स्थ फैक्टर तो कोई होता ही नहीं। हाँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है यानी कि प्रोथ्रोम्बिनेज, पहले इसी को सिक्स्थ फैक्टर कहा जाता था। फिर बाद में समझ में आया कि ये जो सिक्स्थ फैक्टर जिसको हम कह रहे हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, ये बेसिकली जो है इसका 10th फैक्टर और 5th फैक्टर का ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए फिर बाद में इसको 6th फैक्टर को हटा दिया गया। फिर हम बात करते हैं 7th फैक्टर की, तो 7th फैक्टर आपका ये रहा, 10th फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है 7th फैक्टर। फिर ये रहा 8th फैक्टर, फिर 9th फैक्टर, 10th फैक्टर, 11th फैक्टर और 12th फैक्टर और 13th फैक्टर सबसे लास्ट में। यहाँ सारे के सारे फैक्टर्स मैंने आपको एक चार्ट में शो कर दिए, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर फैक्टर्स कहाँ हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर प्लेटलेट्स का क्या रोल रहता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्लेटलेट्स का ब्लड क्लॉटिंग में क्या रोल रहता है। ठीक है, तो ये था सारा का सारा अपना ब्लड क्लॉटिंग वाला मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं एक बार वापस से। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको एक याद कराना चाहता हूँ यहाँ पे, एक कि ये जो है ना, अगर आप फटका याद करोगे तो इससे आपको एक रिवर्स सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। रिवर्स सीक्वेंस कैसे कि शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत हो रही है आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन से। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद पिक्चर में आएगा प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के बाद पिक्चर में आएगा फिब्रिनोजन। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फैक्टर 2 कौन सा है, फैक्टर 3 कौन सा है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। अब मैं चलता हूँ थ्रोम्बिन के पास एक बार। थ्रोम्बिन ये सबसे बढ़िया रोल प्ले करता है थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में। कैसे करता है, थ्रोम्बिन के फंक्शंस देखें आप। थ्रोम्बिन सबसे पहले तो थ्रोम्बिन की वजह से फिब्रिनोजन का पॉलीमराइजेशन होता है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, फिब्रिनोजन से फिब्रिन का फॉर्मेशन। फिर थ्रोम्बिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 13th फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी फिब्रिनेज को एक्टिवेट करता है।
तीसरा फंक्शन समझो आप थ्रोम्बिन का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फीडबैक। जैसे ही थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है, ये थ्रोम्बिन वापस से इसको फिफ्थ फैक्टर की हेल्प से, कैल्शियम की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन और बढ़ाता है। इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें प्रोडक्ट खुद अपना ही प्रोडक्शन बढ़ा रहा हो। क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। ये हॉर्मोन्स में पढ़ा होगा। क्या कह रहा हूँ मैं? प्रोडक्ट खुद अपना प्रोडक्शन बढ़वा रहा हो, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ये देखो, थ्रोम्बिन जाएगा और थ्रोम्बिन खुद ही एक्टिवेटेड 10th फैक्टर, 5th फैक्टर की हेल्प से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर और बनेगा तो ये थ्रोम्बिन और बनाएगा, थ्रोम्बिन और इस रिएक्शन को तेज करवाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव फीडबैक चलता रहता है और लार्ज अमाउंट में थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये पॉजिटिव फीडबैक भी कौन दे रहा है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन केवल एक टाइप का पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता है यहाँ पे, थ्रोम्बिन 2 तरह के पॉजिटिव फीडबैक देता है, और दूसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रोथ्रोम्बिनेज के फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना, प्रोथ्रोम्बिनेज यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और सेकेंड है प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन। अगर आपको याद हो तो हमने एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स पढ़ा था, किस तरह से प्लेटलेट्स एक्टिवेट होकर प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करते हैं, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। तो थ्रोम्बिन, उसमें भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो प्लेटलेट्स के एक्टिवेशन में जो है थ्रोम्बिन का रोल रहता है ना। तो उस वक्त भी हमने पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे तो आई एम रियली श्योर कि आप इसका आंसर दोगे। आपको मुझे ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बोकाइनेज का रोल समझाना है। व्हाट इज द रोल ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज इन ब्लड क्लॉटिंग? ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आए और मुझे इसके बारे में आंसर करें, ठीक है। ये तो फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट रहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरी मेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत बढ़िया है और आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है आपकी स्टडी में, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, हमारे मेंबर्स बने। और बहुत सारे वीडियोस हैं जो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, जो ओपन नहीं है नॉर्मल सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप वो भी देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।